आज की कहानी एक परिवार के उत्तराखंड यात्रा के दौरान घटित घटनाओं पर आधारित है और इसे सुनाएंगे हम परिवार की सदस्य रिया के नजरिए से। अब बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि परिवार ही सब कुछ होता है, कि चाहे जो हो जाए खून के रिश्ते आपको हमेशा जोड़े रखते हैं। लेकिन हमारे परिवार के लिए ये धागा धीरे धीरे टूटने के कगार पर था। मैं 28 साल की थी, अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी। एक ऐसा परिवार जिसने अपने सुनहरे दिन देखे थे, पर अब बस उनकी यादें ही बची थी। मेरे माता पिता विनोद और मीना करीब 30 साल से शादीशुदा थे और जबकि वे एक दूसरे से अब भी प्यार करते थे, जिंदगी के बोझ ने उनके इस प्यार को ठंडा और नीरस बना दिया था। पापा हमेशा चुप रहने वाले, अपनी बातों को सिर्फ सख्त निगाहों और खामोशी में बयां करने वाले इंसान थे। वहीं माँ बिल्कुल विपरीत, हम पर अपना प्यार और देखभाल इस तरह से लाद देती कि कई बार घुटन होने लगती। फिर था अर्जुन, मेरा छोटा भाई। वो 22 साल का था और बगावत की जीती जागती मिसाल। उसने कॉलेज छोड़ दिया था, ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताता, जिन पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। वो माँ पापा को किसी अजनबी की तरह ट्रीट करता। हमारे घर में अनकही बातों और अधूरे झगड़ों का अंबार था। मैं अक्सर खुद को इन सब के बीच एक बिचौलिया बनते देखती, जो सबको एक साथ रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसीलिए जब माँ ने परिवार को करीब लाने के लिए एक ट्रिप की बात की तो मैंने झिझकते हुए हामी भर दी। कुछ दिन बाहर रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में पापा और अर्जुन के लिए एक उम्मीद झलक रही थी। इस आइडिया का विरोध होना तय था। पापा ने काम से छुट्टी लेने का बहाना बनाया, जबकि अर्जुन ने आंखें घुमा ली और फोर्स्ड बॉन्डिंग का ताना मार दिया। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई दिन परफेक्ट जगह ढूंढने में बिताए और आखिरकार एक लॉज का सुझाव दिया। बहुत खूबसूरत जगह है, उन्होंने मुझे ऑनलाइन तस्वीरें दिखाते हुए कहा। तस्वीरें वाकई शानदार थीं। पहाड़ियों के बीच लकड़ी का एक लॉज, चारों तरफ हरियाली। वेबसाइट ने शांति, प्राइवेसी और लाजवाब नज़ारे का वादा किया था। और ये डिस्काउंट पर है, माँ ने उत्साह से कहा, जैसे ये सबसे बड़ा तर्क हो। अब सोचती हूँ तो लगता है किसी ने उस सस्ती कीमत पर सवाल क्यों नहीं किया। लेकिन उस वक्त ये किस्मत की मेहरबानी लगी। यात्रा की शुरुआत साधारण थी। हमने बैग पैक किए, कार में सामान रखा और सुबह सुबह निकल पड़े। शुरुआती कुछ घंटे बस खामोशी और बेकार की बातचीत में बीत गए। लेकिन जैसे ही हम शहर से बाहर निकले, चीजें अजीब होने लगी। मौसम सबसे पहले अचानक बदल गया। चमकदार धूप वाले दिन ने एकदम बादलों से घिरा रूप ले लिया। हवा में नमी थी जो असहज कर रही थी। फिर आया वो रास्ता। ये संकरी सड़क जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो खामोश पहरेदार हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, आसपास का सन्नाटा गहराता गया। यहाँ तक कि पक्षियों ने भी शायद इस जगह से दूरी बना ली थी। हम एक सड़क किनारे ढाबे पर रुके थे, जहाँ दोपहर का खाना खा रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी हमें बहुत देर तक घूरता रहा। तुम लोग उस लॉज में जा रहे हो, है ना? उसने धीमी और कांपती आवाज में पूछा। हाँ, माँ ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी शक्ल पर अजीब सा डर छा गया। सावधान रहना, वो जगह सही नहीं है। हमने हंसते हुए उसकी बात को अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन उसकी चेतावनी ने मेरे मन में घर कर लिया। जब हम आखिरकार लॉज पहुंचे तो मैं किसी अजीब से एहसास के बीच थी। एक तरफ जगह की खूबसूरती ने मुझे प्रभावित किया, तो दूसरी तरफ वहां का माहौल कुछ सही नहीं लग रहा था। लॉज पूरी तरह से वीराने में खड़ा था। इसकी लकड़ी की दीवारें पुरानी लेकिन मजबूत लग रही थीं। गर्मियों के मौसम के बावजूद हवा में हल्की सी ठंडक थी। अंदर का माहौल तो और भी अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनके चेहरे खाली आंखों से हमें घूर रहे थे। फर्नीचर पुराने जमाने का था, जो हल्के से बैठने पर भी चरमराने लगता। और वहां का सन्नाटा ऐसा लग रहा था मानो पूरा लॉज अपनी सांसें थामे हुए हों। पहली रात बिना किसी घटना के बीत गई, लेकिन मुझे अच्छी नींद नहीं आई। बिस्तर आरामदायक था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात को कई बार मेरी आंख खुली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। मुझे बार बार ऐसा लगा कि मैंने गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनी है, लेकिन हर बार मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है। सुबह हुई तो अर्जुन ने भी कहा, रात को कोई फुसफुसा रहा था। पापा ने इसे हवा में उड़ा दिया।
शायद हवा का शोर होगा। हम में से कोई भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सच्चाई यह थी कि हम सब अंदर से घबराए हुए थे। अगली सुबह खिड़कियों से झड़ती धूप ने लॉज को थोड़ा आकर्षक बना दिया। ठंड भी थोड़ी कम हो गई थी और उस पल मुझे लगा कि रात की सारी बेचैनी बस हमारा वहम था। हमने तय किया कि आज लॉज और इसके आसपास का इलाका थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। माँ पहले ही किचन में व्यस्त थीं, उनकी आंखें वहाँ की पुरानी और अनोखी सजावट पर टिकी थीं। पापा अपने साथ लाई किताब में खोए हुए थे। अर्जुन अपने कमरे में मुंह फुलाए मोबाइल पर लगा हुआ था। मैंने लॉज के चारों ओर घूमने का फैसला किया। हर कोने में कुछ न कुछ पुराना और रहस्यमय था, दीवारों पर लटके चित्र भी। लेकिन एक पेंटिंग ने मेरा ध्यान खींचा। एक परिवार की तस्वीर, 5 लोग, सभी औपचारिक कपड़ों में। पिता का सख्त चेहरा, माँ की जबरदस्ती की मुस्कान और बच्चों की खाली निगाहें। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुमने ये देखा? मैंने अर्जुन से पूछा। उसने कंधे उचका दिए। बस एक पेंटिंग है, ज्यादा मत सोचो। लेकिन उस तस्वीर के चेहरे मेरी सोच में घुल गए। उस दिन दोपहर हम सब जंगल की तरफ निकल पड़े, जो लॉज के पीछे था। जंगल घना और असामान्य रूप से शांत था। केवल हमारे कदमों से सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। मुझे तो यह जगह बहुत खूबसूरत लगती है। माँ ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। हाँ, अगर किसी को अलग थलग रहना पसंद हो, अर्जुन ने बड़बड़ाया। चलते चलते मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखती, लेकिन हर बार रास्ता खाली मिलता। वापस लौटते समय मैंने उसे देखा। पेड़ों के बीच कुछ हल्की सी परछाई दौड़ती हुई नजर आई। ये बहुत तेज था, लगभग अदृश्य, पर मुझे यकीन था मैं कुछ देख चुकी हूं। आपने देखा वो? मैंने पापा से धीरे से पूछा। क्या? वो पेड़ों के बीच कुछ था। पापा ने मुझे शक की निगाह से देखा। कोई जानवर होगा, बेकार की बातों में मत पड़ो। लेकिन यह जानवर जैसा महसूस नहीं हुआ। रात होते ही वही बेचैनी फिर लौट आई। मैं बिस्तर पर लेटी, लॉज की आवाजें सुन रही थी, लकड़ी की हल्की हल्की चिड़चिड़ाहट और बाहर हवा की धीमी गूंज। तभी मैंने सुना एक धीमा फुसफुसाना, इतना हल्का कि मुझे लगा यह मेरा भ्रम होगा। मैंने सांस रोककर सुनने की कोशिश की। फिर से वही आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज। ये एक आवाज थी, भारी और गहरी। ऐसे शब्द बोल रही थी जो मेरी समझ से परे थे। मैं बैठ गई, मेरा दिल धड़क रहा था। हल्की रोशनी में मैंने दरवाजे की ओर देखा। वहां दरवाजे के बाहर कोई परछाई खड़ी थी। अर्जुन! मैंने कांपती आवाज में पुकारा। परछाई हिली तक नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। गलियारा खाली था। अगली सुबह मैंने नाश्ते पर यह बात सबको बताई। रात को मैंने फुसफुसाने की आवाज सुनी। मैंने कहा, मैंने भी सुनी। अर्जुन ने चौंकाने वाली बात कही। यह पुराना घर है। पापा ने बात को टाल दिया। पुराने घर ऐसी आवाजें करते हैं। पुराने घर फुसफुसाते नहीं, मैंने पलटकर कहा। माँ ने विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं देख सकती थी कि वह भी परेशान थी। बाद में जब मैं उन्हें किचन में अकेला मिली तो उन्होंने खुद माना। पता नहीं, यह जगह अजीब सी लगती है, उन्होंने घबराते हुए कहा। शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैंने सुझाव दिया। उन्होंने थोड़ी देर सोचा। ऐसे जल्दी निर्णय न लो, शायद हम सब थके हुए हैं। लेकिन मुझे पता था कि वह भी मेरी तरह इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी। दोपहर को जब मैंने लॉज के दूसरे माले पर आखिरी छोर पर एक दरवाजा देखा तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। दरवाजा बंद था और उस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। इसमें क्या है? मैंने माँ से पूछा। पता नहीं, शायद स्टोर रूम होगा। लेकिन मुझे लगा कि इस दरवाजे के पीछे कुछ बड़ा छुपा है। उस रात फिर वही फुसफुसाहटें लौटी, इस बार और तेज और ज्यादा डरावनी। मेरे कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। यह आवाज बंद दरवाजे के पीछे से आई थी। मैं पूरी रात डर के मारे जागती रही, जब तक कि फुसफुसाहटें खुद ही थम नहीं गईं। सुबह का माहौल और भी तनावपूर्ण था। किसी ने भी ठीक से नींद नहीं ली थी। नाश्ते पर हर कोई चुप था, जैसे कोई अनकही बात हम सबको जकड़े हुए थी। अर्जुन ने खामोशी तोड़ी। इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, पापा ने उसे घूरा। बस करो ये बकवास, हम यहाँ आराम करने आए हैं, डरने नहीं। लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अर्जुन ने विरोध किया। आपने भी तो सुना है वो फुसफुसाहट। पापा ने गहरी सांस ली और कुर्सी छोड़कर उठ गए। अब और कुछ नहीं सुनना, सब मजे करने पर ध्यान दो। लेकिन कोई भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहा था।
परिवार में खामोशी बढ़ती जा रही थी और एक अजीब सा डर हर बातचीत में झलकने लगा था। उस दोपहर मैंने फिर से उस बंद दरवाजे को देखने का फैसला किया। उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे पुकार रही हो। मैंने उस भारी लकड़ी के दरवाजे और जंग लगे ताले को छुआ। वह बर्फ की तरह ठंडा था, अप्राकृतिक रूप से। क्या कर रहे हो? अर्जुन की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। मैंने पलट कर देखा, वह मेरे पीछे खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बस देख रही थी। मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की। तुम्हें इसे छेड़ना नहीं चाहिए, उसने दरवाजे की ओर डरते हुए नजर डालते हुए कहा। क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, बस एक अजीब सा डर लग रहा है। हम दोनों कुछ पल के लिए खामोश खड़े रहे। तभी वह आवाज फिर आई, हल्की सी फुसफुसाहट। इस बार अर्जुन ने भी उसे सुना। हम दोनों उस जगह से भागे, बिना पीछे देखे। उस शाम जब बाकी परिवार अजीब सी खामोशी में डूबा था, मैंने सोचा कि इस लॉज के बारे में ऑनलाइन जानकारी ढूंढूं। मैं जवाब पाने के लिए बेताब थी। जो मैंने पाया उसने मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। इस लॉज का एक अंधकारमय इतिहास था जो दशकों पुराना था। गायब होने की घटनाएं, अजीब मौतें और भूतिया आकृतियों को देखने की अफवाहें यहां आम थीं। एक कहानी ने मुझे खास तौर पर परेशान कर दिया। एक परिवार सालों पहले यहां ठहरा था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। स्थानीय लोग कहते थे कि यह घर शापित है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। मैंने वह जानकारी अर्जुन को दिखाई। हमें मम्मी पापा को बताना चाहिए, मैंने कहा। वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, उसने जवाब दिया, लेकिन हमें कोशिश करनी थी। अगली सुबह हमने यहाँ से जाने का फैसला किया। हमने अपना सामान पैक किया और उसे कार में लाद दिया। हम इस लॉज को पीछे छोड़ने के लिए बेताब थे, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बस बैटरी खत्म हो गई होगी, पापा ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में भरोसा नहीं था। हमने मदद के लिए फोन किया, लेकिन सिग्नल इतना कमजोर था कि कॉल्स पूरी नहीं हो रही थी। हम वहीं खड़े सोच ही रहे थे कि आगे क्या करें। तभी मैंने एक अजीब बात देखी। लॉज से बाहर जाने वाला रास्ता अलग लग रहा था। पेड़ और घने हो गए थे और रास्ता संकरा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने रातों रात सड़क को निगल लिया हो। शायद हमें यहां से जाने की इजाजत नहीं है, अर्जुन ने धीरे से कहा। उस रात फुसफुसाहट इतनी तेज हो गई कि पूरे परिवार ने उसे सुना। मम्मी कांप रही थी, पापा घबराए हुए थे और अर्जुन ने अपने कमरे से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। मैं और सहन नहीं कर सकी। मुझे जानना था कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। मैंने टॉर्च पकड़ी और धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंची, फुसफुसाहट और तेज होती गई। मेरे आश्चर्य के लिए ताला गायब था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे मुझे अंदर आने के लिए बुला रहा हो। मैंने दरवाजे को धकेला और अंदर कदम रखा। कमरा छोटा और खाली था। बस बीच में एक चीज रखी थी, एक पुराना लकड़ी का बक्सा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, फुसफुसाहट रुक गई। अब बस एक डरावनी खामोशी थी। मैंने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर मुझे पीले पड़े कागजों का एक बंडल मिला जो एक काले रिबन से बंधा हुआ था और उसके नीचे एक टूटा हुआ शीशा। मेरी उंगलियां कांप रही थीं जब मैंने बंडल उठाया। कागजों से एक सड़ी हुई गंध आ रही थी और उनके किनारे नाजुक और फटे हुए थे। मैंने पहले कुछ पन्नों को जल्दी से देखा। ये किसी डायरी के पन्ने लग रहे थे जो किसी कांपते हुए हाथ से लिखे गए थे। ये दशक पुरानी लग रही थी और उसमें एक परिवार की कहानी थी जो कभी यहाँ रहता था। आखिरी पन्ना पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वे हमें लेने आ गए हैं, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। यह घर तुम्हें जाने नहीं देगा, वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैंने उन शब्दों को घूरते हुए पढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वे कौन थे? जैसे ही मैंने नजरें ऊपर उठाईं, शीशे ने मेरा ध्यान खींचा। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई परछाई हिल रही है, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उस रात मैंने अर्जुन को डायरी के बारे में बताया। वह हैरान नहीं लगा। मैंने सपने देखे हैं, उसने कबूल किया। दरअसल बुरे सपने। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मैं उन्हें देखता हूं। उन्हें? तस्वीरों में जो लोग हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कानों में सरसराहट सी महसूस हो रही थी। वो हमें देख रहे हैं। मैं उसकी बातों को नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता था कि वह सही कह रहा है। हमने मम्मी पापा को कुछ भी न बताने का फैसला किया। वे पहले ही परेशान थे और मैं चीजों को और बिगाड़ना नहीं चाहती थी।
लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, फुसफुसाहटें फिर से लौट आईं। इस बार ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, ये चीखें थीं। अगले कुछ दिन डर के धुंधले कोहरे में बीते। ऐसा लगने लगा कि लॉज खुद ही जिंदा हो गया है। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, परछाइयां हमारी नजरों के कोनों में हिलती और तापमान अजीब तरह से ऊपर नीचे होता रहता। मम्मी खुद से बातें करने लगी। उनका चेहरा सफेद और थका हुआ लग रहा था। पापा चिड़चिड़े हो गए थे और छोटी छोटी बातों पर हम पर गुस्सा करने लगे। और अर्जुन, उसने तो सोना ही छोड़ दिया था। वह रात भर बड़बड़ाता रहता, उन आकृतियों के बारे में जो वह देखता था। मैंने पूरी कोशिश की कि सबको संभाल सकूं, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि यह घर हमें टुकड़ों में तोड़ रहा है। एक शाम जवाब ढूंढते हुए मुझे उस बक्से में कुछ और मिला। एक अनगढ़ सा चित्र जिसमें एक अनुष्ठान का चक्र बना हुआ था और उसके चारों ओर अजीब से निशान। निर्देश उसी कांपते हुए लिखावट में थे जो डायरी में थे। उसमें दावा किया गया था कि यह अनुष्ठान आत्माओं को शांत कर सकता है और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता देगा, लेकिन इसके लिए एक बलिदान देना होगा। किस तरह का बलिदान? अर्जुन ने पूछा। जब मैंने उसे वह चित्र दिखाया, मुझे नहीं पता, मैंने कबूल किया, लेकिन यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, उन्हें समझाना मुश्किल होता। उस रात अर्जुन और मैं अपने कमरे से चुपके से निकले और अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। हमने मोमबत्तियां, नमक और जो भी चीजें मिल सकी उन्हें इकट्ठा किया और निर्देशों के अनुसार काम शुरू किया। हमने लिविंग रूम में चक्र बनाया, प्रतीकों को सावधानीपूर्वक दोहराते हुए। जैसे ही हमने मोमबत्तियां जलाईं, कमरा अचानक ठंडा हो गया। हवा भारी और घुटन भरी लगने लगी। क्या हम सच में ये कर रहे हैं? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, फुसफुसाहटें फिर से उठने लगी। हर शब्द के साथ वे और तेज होती जा रही थीं। कमरे की परछाइयां हिलने लगीं, अजीब अजीब आकार लेती हुई जो इंसानों जैसे नहीं थे। और फिर मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में मैंने अर्जुन की चीख सुनी। मैंने अंधेरे में लड़खड़ाते हुए अर्जुन को पुकारा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे वह बाहर निकल जाएगा। उसकी चीख पूरे लॉज में गूंजी थी और अब जो खामोशी थी वह असहनीय थी। अर्जुन! मैंने कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। एक हल्की सी सिसकी का जवाब मिला। मैं उस आवाज की ओर भागी, उसे फर्श पर पाया। वह सिकुड़ा हुआ बैठा था, उसका चेहरा उसके हाथों में छिपा हुआ था। क्या हुआ? मैंने उसे उठाने की कोशिश करते हुए पूछा। उन्होंने मुझे छुआ, वह कांपते हुए बोला। ठंडे हाथ हर जगह थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा और भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर खुद जिंदा हो और हमारे डर से सांस ले रहा हो। अनुष्ठान असफल हो गया था और हमने हालात और भी बिगाड़ दिए थे। अगले दिन हालात और खराब हो गए। पापा सुबह जागे तो उनकी बाहों पर लंबी लंबी खरोंचें थीं। उन्हें याद भी नहीं था कि ये कैसे हुई। मम्मी ने अपने कमरे से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खिड़की के बाहर कुछ देखा, एक सफेद साड़ी पहने और खोखली आंखों वाली औरत जो उन्हें घूर रही थी। अर्जुन और मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तनाव असहनीय था। हर परछाई जैसे जिंदा लग रही थी, हर आवाज जोर से गूंजती थी। लॉज अब सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक शिकारी था और हम उसके शिकार। और तब सबसे बुरा हुआ, बाहर की सड़क पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जहां पहले एक रास्ता जंगल के बीच से निकलता था, वहां अब सिर्फ घना जंगल ही था। हम फंस गए हैं, अर्जुन ने धीरे से कहा, जैसे उसकी आवाज भी डर से कांप रही हो। उत्तर पाने की उम्मीद में मैंने फिर से डायरी उठाई। कुछ पन्ने ऐसे थे जिन्हें मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था। मुझे उम्मीद थी कि उनमें कोई सुराग होगा जो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाए। एक पन्ने ने मेरा ध्यान खींचा। वे चाहते हैं कि हम वैसा ही दर्द सहें जैसा उन्होंने सहा। वह औरत, उसके साथ यहाँ अन्याय हुआ था, उसे जिंदा जला दिया गया। वह बदला चाहती है। जब तक उसका कर्ज चुकता नहीं होगा, वह नहीं रुकेगी। इन शब्दों ने मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ा दी। मुझे अपराध बोध महसूस हुआ, जैसे हमने किसी पवित्र जगह का अपमान किया हो। अब क्या करें? अर्जुन ने पूछा। जब मैंने उसे यह बताया, हमें पता लगाना होगा कि उसके साथ क्या हुआ था, मैंने कहा। यही एकमात्र रास्ता है। उस रात फुसफुसाहटें फिर से लौट आईं, लेकिन इस बार ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, ये चीखें थीं, दर्द और पीड़ा से भरी हुई
जो चारों ओर से आती हुई लग रही थी। परछाइयां और साहसी हो गईं। वे खुलेआम घर के अंदर घूमने लगीं। मैंने उन्हें दीवारों पर रेंगते, छत पर सरकते और हमारे चारों ओर शिकारियों की तरह घूमते हुए देखा। एक बार मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा टखना पकड़कर जोर से खींचा। मैं चीख पड़ी और पागलों की तरह पैर चलाने लगी। लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। हम यहां नहीं रह सकते, पापा ने आखिरकार कहा। उनका चेहरा सफेद और थका हुआ लग रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन कैसे? घर हमें जाने ही नहीं दे रहा था। अगले दिन मम्मी गायब हो गईं। हमने पूरे घर में उन्हें ढूंढा, उनका नाम पुकारा, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में घुल गई हों। उन्हें अर्जुन ने ढूंढा। बाहर जंगल के किनारे खड़ी हुई, वह पेड़ों की ओर देख रही थी, पूरी तरह स्थिर। मम्मी! उसने चिल्लाया और उनकी ओर भागा। लेकिन जैसे ही हम करीब पहुंचे, हमने उनकी आंखें देखी। वे खाली थीं, जैसे उनकी आत्मा कहीं और चली गई हो। और तभी हमने उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। वह पेड़ों की सीमा से परे खड़ी थी। उसका चेहरा एक घूंघट से ढका हुआ था। उसकी मौजूदगी से ठंड फैल रही थी और उसके चारों ओर की हवा झिलमिला रही थी। वह हमें चाहती है, मम्मी ने बिना किसी भाव के कहा। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे वह नहीं मिल जाता जो वह चाहती है। हमने माँ को खींचकर अंदर ले लिया, लेकिन वह एक अजीब से ट्रांस जैसी स्थिति में थी, बदबदाते हुए। उनके शब्द टूटे फूटे थे, लेकिन उनमें छिपा डरावना सच साफ झलक रहा था। उन्होंने उसे पेड़ से बांध दिया। चीखें गूंज रही थीं, आग की लपटें उसे निगल रही थीं। उसने सबको श्राप दिया। अर्जुन और मैंने एक दूसरे की ओर डरी हुई नजरों से देखा। जो कुछ भी यहाँ हुआ था वह उस सफेद साड़ी वाली औरत से जुड़ा हुआ था। उसका दर्द इस लॉज में बस चुका था और अब उसने हमें अपनी पीड़ा के जाल में फंसा लिया था। मैंने फिर से उस डायरी को खोला, जवाबों की तलाश में। अंततः एक पन्ने पर सच्चाई सामने आई। उन्होंने उस पर जादू टोने का आरोप लगाया, कहा कि उसने उनकी फसल को श्राप दिया है। गांव वालों ने उसे जंगल में घसीटकर पेड़ से बांध दिया और आग लगा दी। जलते हुए उसने कसम खाई कि वह लौटेगी और उन सभी को अपने दर्द का एहसास कराएगी। उन्होंने सोचा था कि वह मर चुकी है, लेकिन उसका श्राप उसे इस जगह से बांध गया और अब वह हर उस व्यक्ति को फंसा लेती है जो उसकी शांति भंग करता है। उसका दर्द अब बदले में बदल चुका था और हम उसके गुस्से का शिकार बन चुके थे। उस रात फुसफुसाहटें और स्पष्ट हो गईं। वे शब्दों का रूप लेने लगीं जो मेरी रूह तक कंपा गईं। चले जाओ या वैसे ही भुगतो जैसे उन्होंने भुगता। लेकिन हम जा नहीं सकते थे। सड़क गायब हो चुकी थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और जंगल अंतहीन लग रहा था। वह सफेद साड़ी वाली औरत अब और ज्यादा दिखाई देने लगी। वह हमेशा हमारी दृष्टि के कोने में रहती, कभी पास नहीं आती, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें बार बार याद दिलाती कि हम यहाँ स्वागत योग्य नहीं थे। अर्जुन उस औरत को शांत करने का तरीका खोजने में पागल सा हो गया। वह डायरी में गहराई से झांकता रहा, किसी इशारे की तलाश में। वह गुस्से में है, उसने एक रात कहा, लेकिन शायद हम उसे माफ करने पर मजबूर कर सकें। कैसे? मैंने पूछा। उसकी खामोशी ही जवाब था। उसे भी नहीं पता था। घर अब पहले से ज्यादा जीवित सा महसूस होने लगा। उसकी बुरी ताकतें हर दिन और ज्यादा हावी हो रही थीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, फर्नीचर खुद ब खुद हिलता और तापमान इतना गिर जाता कि हड्डियां तक ठंडी हो जाती। पापा ने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। माँ ने रहस्यमयी बातें करनी शुरू कर दी। उनकी आवाज अब उनकी अपनी नहीं थी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अर्जुन ने कहा। उसने एक सियांस, आत्मा से संपर्क करने की प्रक्रिया करने का सुझाव दिया। यह एक आखिरी कोशिश थी उस सफेद साड़ी वाली औरत से बात करने की और यह समझने की कि वह क्या चाहती थी। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने लिविंग रूम में सियांस का आयोजन किया। मोमबत्तियां और बॉक्स से मिला हुआ टूटा हुआ आईना इस्तेमाल किया। जैसे ही हमने शुरुआत की, हवा भारी हो गई और कमरे की परछाइयां जैसे जीवित हो गईं। हर मोमबत्ती की लौ थरथराई और फिर वह औरत प्रकट हुई, इस बार पहले से भी करीब। सियांस के दौरान हमें उसकी पीड़ा का एहसास हुआ। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, ये एक कर्कश चीख थी जो हर दिशा से सुनाई दे रही थी। उसने अपनी कहानी हमें खंडित छवियों के रूप में दिखाई जो हमारी आंखों के सामने चमक उठी। जलती हुई आग में उसकी चीखें, गांव वालों की हंसी और विश्वासघात का दर्द।
जब दृश्य गायब हो गए, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए। तुम में से किसी एक को वैसे ही जलना होगा जैसे मैं जली थी, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। कमरा खामोश हो गया। उसके शब्दों का बोझ हम पर भारी पड़ रहा था। नहीं, पापा ने सख्ती से कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर हम सब जानते थे कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। उस औरत की शर्त हम पर काले बादल की तरह मंडरा रही थी। कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन तनाव हर जगह महसूस हो रहा था। उस रात माँ फिर से गायब हो गई। इस बार हमने उन्हें उस जगह पर पाया जहां उस औरत को जलाया गया था। वह एक जले हुए घेरे के बीच खड़ी थी। उनकी आंखें खाली थीं। उसने मुझे चुना है, माँ ने कहा। उनकी आवाज खोखली थी। यही एक रास्ता है। नहीं, अर्जुन चिल्लाया, उनका हाथ पकड़ते हुए। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें रोक पाते, वह औरत प्रकट हो गई। उसने एक भूतिया हाथ बढ़ाया और माँ का शरीर आग में बदल गया। हमने भय के साथ देखा कि आग ने उन्हें घेर लिया। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। जब सब खत्म हुआ तो वहां सिर्फ राख बची। सफेद साड़ी वाली औरत वहीं खड़ी थी। इस बार उसने अपनी घूंघट हटाई। उसका चेहरा एक अजीब संयोजन था, खूबसूरती और सड़न का। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। तुम अभी भी मुक्त नहीं हो, उसकी आवाज गूंज उठी। अरण अब तक पूरा नहीं हुआ है। माँ के खोने ने हमें तोड़कर रख दिया। उनका बलिदान सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन सफेद साड़ी वाली औरत ने साफ कर दिया कि हमारी मुक्ति अभी बहुत दूर थी। मैं लिविंग रूम में बैठा था, उस राख से सने फर्श को घूरते हुए जहां माँ आखिरी बार खड़ी थी। अर्जुन लगातार इधर उधर टहल रहा था, बड़बड़ाते हुए। पापा ने तब से एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने झूठ बोला, मैंने आखिरकार कहा। मेरी आवाज टूट रही थी। उसने कहा था सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन रुक गया। नहीं, उसने कहा था कि रण पूरा नहीं हुआ है, इसमें और भी कुछ है, कुछ जो हमसे छूट गया। डायरी में कोई नया जवाब नहीं मिला। उसमें सिर्फ उस औरत के गुस्से और न्याय की उसकी प्यास का जिक्र था। लेकिन न्याय किसके लिए, और वो और कितना मांग सकती थी? उस रात लॉज ने हम पर पूरी ताकत से हमला किया। फुसफुसाहट अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, वे चिल्लाहटें, चीखें और सिसकियां बन गईं, जो हॉल में गूंज रही थीं। छायाएं कमरों में दौड़ रही थीं और दीवारें ऐसे कांप रही थीं जैसे वो जिंदा हों। पापा सबसे पहले टूटे। उन्होंने एक कुर्सी उठाई और दीवार पर पटक दी, चिल्लाते हुए, तुम हमसे क्या चाहती हो? जवाब एक भयंकर धमाके के रूप में मिला। डाइनिंग रूम का झूमर नीचे गिरा, पापा से कुछ ही इंच दूर। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, अर्जुन ने मुझे खींचते हुए कहा। लेकिन जब हमने बाहर निकलने की कोशिश की तो मुख्य दरवाजा हिलने से भी मना कर दिया। खिड़कियां भी जाम थीं। लॉज अब सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक कैद खाना बन चुका था। उस रात मैंने एक सपना देखा, या शायद वो कोई दर्शन था। मैंने उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा, एक भूत नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान के रूप में। वो जवान थी, खूबसूरत और जीवन से भरी हुई, लेकिन उसकी खुशी बहुत जल्दी खत्म हो गई। मैंने देखा कि एक भीड़ ने उसे उसके घर से खींचा, जादू टोने का आरोप लगाते हुए। उन्होंने उसे पेड़ से बांधा, उसकी मासूमियत की पुकार को अनसुना करते हुए, और उसे आग के हवाले कर दिया। जब आग ने उसे घेर लिया तो उसने एक श्राप दिया, मैं लौटूंगी। यहाँ रुकने वाला कोई भी तब तक चैन नहीं पाएगा जब तक वे मेरी तरह पीड़ा नहीं सहेंगे। मैं पसीने से तरबतर जागा। उसकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। वो दोषी नहीं थी, मैंने अर्जुन से फुसफुसाते हुए कहा। वो निर्दोष थी। अगले दिन वो औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसने कोई पहेली नहीं बोली। इसे खत्म करने के लिए उसने कहा, तुम्हें मेरा दर्द सहना होगा, किसी और को जलना होगा। नहीं, पापा चिल्लाए, तुमने हमसे पहले ही बहुत कुछ ले लिया है। लेकिन उसकी नजरें अडिग थीं। चक्र को पूरा करना होगा। हमारा समय खत्म हो रहा था। लॉज हमारे चारों ओर गिरने लगा। दरवाजे खुद ही बंद हो रहे थे, दीवारें कराह रही थीं और हवा दम घोंटने जितनी भारी हो चुकी थी। हम ऐसा नहीं कर सकते, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई और तरीका होना चाहिए। लेकिन दिल ही दिल में हमें पता था कि कोई और रास्ता नहीं था। निराशा ने हमें अपनी चपेट में ले लिया। पापा ने सुझाव दिया कि लॉज को आग के हवाले कर दिया जाए, इस उम्मीद में कि जो कुछ भी उस औरत की आत्मा को बांध रहा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हमने कोशिश की तो आग फैलने से इनकार कर दिया। ये वही है, अर्जुन ने कहा। वो हमें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम उसकी मांग पूरी नहीं करते।
मैं अब और सहन नहीं कर सकता था। अपराध बोध, डर, माँ का खोना, ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मैं करूंगा, मैंने आखिरकार कहा। नहीं, अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन कोई और तरीका नहीं था। औरत की नजरें मुझे चीर रही थीं। उसके आंखों में दुख और गुस्सा दोनों थे। अगर यही सब खत्म करने की कीमत है, मैंने कहा, तो मुझे मंजूर है। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया, हवा अचानक और ठंडी हो गई। औरत ने अपना हाथ उठाया और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, लॉज अचानक गायब हो गया। मैं खुद को एक अंधकारमय अनंत शून्य में खड़ा पाया। हवा धूप से भारी थी और एक भयानक उपस्थिति मुझे हर ओर से घेर रही थी। तभी वह प्रकट हुई। अब भूत नहीं, बल्कि आग में लिपटी एक जलती हुई आकृति। उसकी चीखें शून्य में गूंज रही थीं, दर्द और गुस्से की एक भयावह धुन की तरह। क्या तुम इसे समाप्त करना चाहते हो? उसने कहा। उसकी आवाज दुख और क्रोध का मिश्रण थी। तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। मैं घुटनों के बल गिर गया। उसका दर्द मुझे कुचलने जैसा महसूस हो रहा था। क्यों? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। तुम इसे जाने क्यों नहीं देती? उसने अपना जला हुआ हाथ मेरी ओर बढ़ाया और अचानक मैंने उसकी यादें देखी। वह एक जीवनदाता थी, लोगों की मदद करने वाली। लेकिन उन्हीं ग्रामीणों ने, जिन पर वह भरोसा करती थी, उसे धोखा दिया। मैं देख रहा था कि कैसे उन्होंने उसे जादू टोने का झूठा इल्जाम लगाकर जलती हुई आग में झोंक दिया। उसका बदला जायज था, लेकिन अब वही बदला उसे निगल चुका था। तुम्हारा दर्द, मैंने कहा। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। ये असहनीय है, लेकिन यह न्याय नहीं है। यह तो केवल पीड़ा का एक अंतहीन चक्र है। उसकी जलती हुई आकृति कांपने लगी, जैसे मेरी बातों ने उसे झकझोर दिया हो। तो तुम क्या प्रस्ताव रखते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज अब नरम हो चुकी थी। मैंने कांपती हुई आवाज में उससे विनती की, हमें तुम्हारी यादें सम्मानपूर्वक संजोने दो। तुम्हारी कहानी को दुनिया को बताने दो, ताकि कोई तुम्हारे साथ हुआ अन्याय न भूले। लेकिन यह श्राप, इसे खत्म होना होगा। उसकी जलती हुई आंखें सिकुड़ गईं। शब्द क्षणिक होते हैं, दर्द शाश्वत है। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। दर्द खत्म हो सकता है अगर तुम इसकी इजाजत दो। तुम्हें अपने दुख को बार बार जीने की जरूरत नहीं है। वह हिचकिचाई। उसके चारों ओर की आग धीमी होने लगी। तुम मुझसे अक्षम्य को माफ करने के लिए कह रहे हो। मैं तुमसे छोड़ देने के लिए कह रहा हूं, मैंने कहा। तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी। कुछ पलों के लिए शून्य में सन्नाटा छा गया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और मैं अंत के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने मुझे मारने के बजाय उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां उसकी मौत हुई थी। वह पेड़ अब भी उसकी जलन के निशान लिए खड़ा था और हवा धूप से भारी थी। आग जलाओ, उसने आदेश दिया। वो दर्द महसूस करो जो मैंने सहा, तभी तुम समझ पाओगे। कांपते हुए मैंने जमीन से एक मशाल उठाई जो उसने अचानक प्रकट की थी। जैसे ही मैं पेड़ की ओर बढ़ा, आग मेरी त्वचा को छूने लगी। लेकिन जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, मैंने रुककर कहा, यह न्याय नहीं है, यह तो सिर्फ बदला है। उसकी जलती हुई आकृति मेरे पास प्रकट हुई। और तुम न्याय के बारे में क्या जानते हो? मैं जानता हूं कि बदला तुम्हें शांति नहीं देगा, मैंने कहा। हमें तुम्हें शांति दिलाने दो। उसकी आकृति फिर से कांपी और पहली बार मैंने आग के नीचे छिपी औरत को देखा। उसका चेहरा पीला और आंसुओं से भरा हुआ था। उसकी आंखें दर्द और लालसा से भरी थीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने पूछा। हमें एक अनुष्ठान करने दो, मैंने कहा, ताकि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सके। वह अनमने भाव से सहमति में सिर हिलाई। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो यह श्राप तुम सबको निगल जाएगा। हम वापस लॉज पहुंचे, जहां अर्जुन और पापा हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हैरानी से देखा जब मैंने उन्हें समझाया कि हमें क्या करना है। हमने अनुष्ठान के लिए आवश्यक चीजें इकट्ठा की, डायरी का सहारा लेते हुए। प्रक्रिया जटिल थी और हमें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ा। अनुष्ठान आधी रात को शुरू हुआ। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लॉज हिलने लगा। औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसकी जलती हुई आकृति अस्थिर हो रही थी। तुम मुझे मुक्त करने की हिम्मत करते हो, उसने फुफकारते हुए कहा। हम तुम्हें शांति देने की हिम्मत करते हैं, मैंने कहा। मेरा डर होने के बावजूद मेरी आवाज स्थिर थी। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, लॉज अराजकता में डूब गया। दीवारें दरकने लगीं, परछाइयां घूमने लगीं और उसकी पीड़ा भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। लेकिन फिर
कमरे में एक शांति छा गई। उसकी जलती हुई आकृति घुल गई और उसके पीछे एक हल्की चमक छोड़ गई। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा और फिर अदृश्य हो गई। लॉज में सन्नाटा छा गया और वह भारी सी आभा हल्की हो गई। लॉज अब अलग सा लग रहा था। जो हवा कभी दम घोंटने वाली और भारी थी, वह अब हल्की हो गई थी। परछाइयां अब डरावनी तरीके से नहीं नाच रही थी और घर स्थिर खड़ा था, जैसे उसने आखिरकार एक लंबी सांस ली हो। हम सब चुपचाप बैठ गए। हर एक व्यक्ति इतना थका हुआ था कि बोलने की ताकत भी नहीं थी। मेरे शरीर में अनुष्ठान से थकावट महसूस हो रही थी और मन उस अनुभव के वजन से जूझ रहा था जो हमने अभी अभी सहा था। क्या यह खत्म हो गया? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे लगता है, मैंने जवाब दिया, हालांकि मेरे दिल के एक छोटे से हिस्से में संदेह था। पापा ने फर्श की ओर देखा। उनकी आंखों में खालीपन था। वह चली गई और तुम्हारी माँ भी। उनके शब्द एक जोरदार घूंसा जैसा लगा। माँ की अनुपस्थिति एक ऐसा गहरा गड्ढा था जिसे कोई भी राहत नहीं भर सकती थी। सुबह का समय अजीब शांति लेकर आया। वह लॉज जो कभी खौफ का स्थल था, अब साधारण सा लगने लगा। खिड़कियों से आती धूप जैसे मजाक कर रही हो, जैसे वह घर कभी भी उस पीड़ा से भरा नहीं था। हम चुपचाप अपनी चीजें इकट्ठा करने लगे, बस इस उम्मीद में कि जल्दी से वहां से निकल जाएं। वह कार जो पहले चालू नहीं हो रही थी, अब एक ध्वनि के साथ चालू हो गई, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। जैसे ही हम वहां से निकले, मुझे उस लॉज की ओर देखे बिना नहीं रह सका। वह वहां खड़ा था, चुपचाप और सामान्य सा, लेकिन मुझे पता था कि उसका इतिहास मेरे साथ हमेशा रहेगा। घर वापसी का सफर लंबा और चुप था। हम में से किसी के पास भी इस बारे में बात करने की ताकत नहीं थी कि हमने क्या अनुभव किया था। घर वापस आने के बाद जीवन फिर से सामान्य नहीं हो सका। लॉज में जो घटनाएं हुई थीं, वे हमें अलग अलग तरीकों से परेशान करती रही थीं। पापा ने अपने काम में खुद को डुबो दिया और माँ या लॉज के बारे में बात करने से बचने लगे। अर्जुन घंटों इंटरनेट पर सर्च करता रहा, जैसे कि कुछ समझ पाकर उसे शांति मिल जाएगी। मेरे लिए सोना मुश्किल हो गया था। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, मैं उसे देखता, वह सफेद कपड़े में लिपटी औरत, उसकी जलती हुई आकृति, उसकी दर्दनाक चीखें। एक रात मैं पसीने में भीगा हुआ जागा। मुझे लगा जैसे मैंने उसका नाम सुना हो, लेकिन जैसे ही मैंने बत्ती जलाई, कमरा खाली था। एक हफ्ते बाद मैंने उस स्थान पर जाने का फैसला किया जहां वह औरत मरी थी। अर्जुन मेरे साथ जाने पर जोर दिया, जबकि पापा ने मना किया, यह कहते हुए कि वह वापस वहां नहीं जा सकते। वह पेड़ अब भी उसकी मृत्यु के जलते हुए निशान लिए खड़ा था और इसके चारों ओर की हवा भारी सी महसूस हो रही थी। मैंने उसके आधार पर एक छोटी सी फूलों की माला रखी, एक शांत माफी उस दुख के लिए जो उसने सहा था। हमें यह पहले करना चाहिए था, अर्जुन ने धीरे से कहा। जैसे ही हम वहां खड़े हुए, मुझे अजीब सी शांति का एहसास हुआ। पहली बार मुझे यकीन हुआ कि वह सच में मुक्त हो गई थी। महीने गुजर गए और लॉज की डरावनी घटनाएं धुंधली पड़ने लगीं, हालांकि वे पूरी तरह से गायब नहीं हुई। मैंने स्कूल वापस जाना शुरू किया। अर्जुन को नई नौकरी मिल गई और पापा ने एक थेरेपिस्ट से मिलना शुरू कर दिया। हम अपनी जिंदगी फिर से बनाना चाह रहे थे, लेकिन निशान बाकी थे। एक शाम जब मैं माँ की चीजें सॉर्ट कर रहा था, मैंने एक पत्र पाया जो उसने लिखा था लेकिन भेजा नहीं था। उसमें उसने हमारे लिए अपने प्यार और ये आशा व्यक्त की थी कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, चाहे कुछ भी हो। उसके शब्दों ने मुझे आंसुओं से भर दिया, लेकिन साथ ही मुझे ताकत भी दी। लॉज ने हमसे बहुत कुछ लिया था, लेकिन उसने हमें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। हम अब भी यहाँ हैं, अब भी खड़े हैं, और हालांकि मैं कभी भी उस सफ़ेद औरत को नहीं भूल पाऊंगा, मैंने उसकी याद को सम्मानित करने का संकल्प लिया, ऐसी जिंदगी जीने का जो उसे कभी नहीं मिल पाई। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि वह लॉज गिरा दिया गया था। एक नई परिवार ने जमीन पर पुनर्निर्माण की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें वहां से भगा दिया। मुझे नहीं पता कि श्राप पूरी तरह से खत्म हुआ था या उसकी पीड़ा के कुछ अंश अब भी बाकी थे, लेकिन एक बात तो निश्चित थी, उसकी कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। जैसे ही मैं आखिरी बार उस खुले स्थान से गुजर रहा था, मैंने उसकी आत्मा के लिए एक मौन प्रार्थना की, उसके सारे दर्द के लिए, उसके सभी बदले के लिए, और उसके द्वारा मुझे सिखाए गए माफी के लिए, यहाँ तक कि अत्यधिक पीड़ा के बावजूद। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।